जी, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। अ लेंथ ऑफ वायर आर एस हैज़ अ क्रॉस सेक्शन, हैज़ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एरिया हमारे पास ए है और फिर एरिया रिड्यूस होके ए बाई 2 हो जाता है। ठीक है, जब हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करता है फ्रॉम आर टू एस। तो अगर हम सिर्फ इसी के ऊपर देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन हमारे जहन में आती है वो तो हमारे पास है जिसमें करंट और एरिया के रिलेशनशिप है, वो है आई इज इक्वल्स टू एन ए वी, और क्यू लिखते हैं या ई लिखते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वायर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। ठीक है, एंड एट द एंड एस ऑफ द वायर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए बाई 2। ठीक है, वही जो पिक्चर में नज़र आ रहा है उसको उसने लिख दिया। चार्ज क्यू, charge q takes time t to pass through end r of the wire. Now there is a constant electric current. oh, ये देखिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इसने कांस्टेंट कर दी है, जबकि जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास एरिया और करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप आ रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे इसने करंट को कांस्टेंट कर दिया। इट क्लियरली मीन्स कि एरिया डिक्रीज होने के बावजूद वो कह रहा है कि करंट कांस्टेंट है, और हम ये इक्वेशन अब यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सी इक्वेशन। तो ये कह रहा है चार्ज Q जो है हमारे पास, चार्ज Q ने टाइम T लिया। ठीक है, और कितना टाइम T लगा उसको R से S तक पहुंचने में। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, टाइम टू थ्रू एंड R ऑफ द वायर। ठीक है, अच्छा, हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू एंड S इन अ टाइम इंटरवल ऑफ T/4। यार ये तो बिल्कुल क्या कहला रहा है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, करंट का ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, और ये तो बहुत यूनिटरी मेथड से होने वाला सवाल है कि देखें टी सेकंड्स लगे हैं चार्ज क्यू को फ्लो होने में आर से एस तक जानते हुए। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि T/4 सेकंड्स में कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो ये Q/4 हो जाएगा। बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। ठीक, आसान सा सवाल था। इसके बाद वाला सवाल है हमारे पास, पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ कंपोनेंट बाय कनेक्टिंग वायर्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। कनेक्टिव वायर्स की टोटल रेजिस्टेंस है 4.9 ओम्स। अच्छा, फिर वो कह रहा है द पावर सप्लाई हैज़ एन आउटपुट पावर ऑफ 3.6 वाट। ठीक है, जो पावर बाहर दे रही है पावर सप्लाई वो 3.6 वाट है। इसके अलावा उसने क्या कहा कि जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, टर्मिनल पीडी हमारे पास, यानी वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई नहीं, टर्मिनल पीडी वो कह रहा है 12 वोल्ट है। अब ये जब टर्मिनल पीडी लेकर आ गए तो हमें यहाँ से टर्मिनल पीडी से हमारे पास सर्किट में करंट कितना होगा हम वो निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर इसको इधर से लिखते हैं P इज इक्वल्स टू वी आई, ऐसे ही ना बेटा। पावर हमें दे दी है 3.6 वाट, वोल्टेज दे दिया है 12 वोल्ट, और यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे जो बाहर सर्किट में करंट अवेलेबल है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, 0.3 है ना। I इज इक्वल्स टू 0.3 एम्स, ये हमारे पास आ गया करंट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच थर्मल एनर्जी इज डिसिपेटेड, यानी आपसे एनर्जी फाइंड आउट करने को कह रहा है इन कनेक्टिंग वायर्स इन अ टाइम ऑफ 1 आवर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और अगर एनर्जी को सब्जेक्ट बना लें तो हमारे पास बन जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, अब बेटा पावर को हम तोड़ देते हैं किस में, देखो हमारे पास उसने सवाल में क्या कहा कि कनेक्टिंग वायर्स के अंदर कितनी हमारी पावर डिसिपेट हो रही है,
और कनेक्टिंग वायर से रिलेटेड हमारे पास जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, एक तो ये है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स के अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 4.9 ओम्स, ठीक है। तो हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स में जो करंट जा रहा है वो 0.3 एम्पियर्स है। कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस हमारे पास 4.9 ओम्स है। तो हम पावर को तोड़ते हैं आई स्क्वायर आर में, क्योंकि हमारे पास यही डेटा अवेलेबल है। तो पावर को मैंने तोड़ा आई स्क्वायर आर के अंदर और मल्टीप्लाई बाय टी भी हमने लेके लिख दिया। अब मेरा बेटा करंट हमारे पास है 0.3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस मेरे पास 4.9 गिवन है, और ये टाइम इसने दे दिया 1 आवर। 1 आवर को हम 16 to 60 लिख देते हैं, यानी कन्वर्ट कर रहे हैं सेकंड्स में, तो 3600 सेकंड्स हो गया। तो इसको जब हम कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा 1.6 किलो जूल्स। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास a copper wire is to be replaced by an aluminum alloy wire of the same length, अच्छा, सेम लेंथ एंड रेजिस्टेंस, यानी दो वायर्स हैं, एक कॉपर वायर है एक एल्यूमिनियम वायर है, दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है। जो डिफरेंस वो आपसे कह रहा है कि कॉपर हैज रेजिस्टिविटी, कॉपर हैज हाफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द आपके पास एलॉय, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो आपके पास रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। कॉपर हैज हाफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। नाउ अब हमारे पास लेंथ है, रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आता है जहन में वो आता है R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A, ठीक है बेटा। अब हमारे पास चीज़ें कॉमन क्या है, लेंथ और रेजिस्टेंस। तो हम इन दो कॉमन चीज़ों को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गई रेजिस्टेंस और ये आ गई लेंथ, इस लेंथ को इधर भेज देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R अपॉन L इज इक्वल्स टू रॉ अपॉन ए, ठीक है बेटा। अब आपके पास ये कॉपर के लिए, लेट से ये मैंने कॉपर के लिए लिखा है, कॉपर और कॉपर का सी सफिक्स बनाते हैं। अब दूसरा हम काम सेम बनाते हैं, R अपॉन L इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम को ए लिख, चलो ए स्मॉल ए लिख देते हैं क्योंकि एरिया आएगा ना, ये स्मॉल ए अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। अब देखो बेटा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो दोनों की राइट हैंड साइड्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मेरा बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू आपके पास रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय डिवाइड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। अब हम क्या करें, हम करते ये हैं कि आपके पास दोनों को एक तरफ कर देते हैं। किस किस को एक एक तरफ कर देते हैं, आपके पास कॉपर को, कॉपर की रेजिस्टिविटी उसने कहा है हाफ है, ठीक है। तो किसकी, एल्यूमिनियम की। तो आपके पास हम इसको, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, कहाँ गया ब्लू पेन, ये आ गई, कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की हाफ है, तो एल्यूमिनियम अपॉन 2 एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एलॉय। मेरा बेटा यहाँ पे ये और ये कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे बचा 1/2 और बल्कि 1/2 AC बचा, 1/2 AC बचा, और यहाँ पे हमारे पास बचा 1 एल्यूमिनियम का एरिया। अब बेटा यहाँ पे आपके पास जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, वो किसके बराबर है, पाई R
स्क्वायर। और आप सबको पता है रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के। तो एरिया को हम ब्रेक करते हैं पाई d/2 का होल स्क्वायर, और ये एरिया बराबर हो गया पाई d² अपॉन 4। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया कि हमने अपनी इस वाली इक्वेशन में एरिया को एक तरफ ले आते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाता। और ये हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो मैंने एरिया डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ मिटा के। सही है। तो ये मैंने यहाँ से रब किया और ये इसको यहाँ से रब किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ कॉपर। ठीक है, और इसको ज़रा तमीज़ से 1/2 लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास बेटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया। अच्छा, और एरिया को अब हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो, एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ एलॉय। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ कि ये किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ कॉपर पाई d² अपॉन 4। उसके बाद मेरा बेटा डिवाइड का साइन है, ये रहा डिवाइड का साइन, और तुम्हारे पास एल्यूमिनियम का क्या हो गया, पाई d² अपॉन 4। तो ये आपके पास पाई d² अपॉन 4 एज इट इज़ है, और ये आपके पास कन्वर्ट हो गया। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाता है तो क्वेश्चन उलट जाती है। ये हो गया पाई d²। ये आपके पास है कॉपर और पिंक वाला है एल्यूमिनियम। तो अब हम ये काट देते हैं। 4 से गया, पाई से गया, तो ये हमारे पास d² कॉपर का डिवाइड बाय d² एल्यूमिनियम का। और हमारे इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे क्या था, एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। अब मेरा बेटा ये जो एल्यूमिनियम ये जो यहाँ पर है, ठीक है, तो हम इसको उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं, इसमें प्लग इन कर देते हैं। बस आंसर आ गया, ख़त्म। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1/2 था। एरिया की जगह d² डायमीटर स्क्वायर कॉपर का डिवाइड बाय डायमीटर स्क्वायर एलॉय का। हमें निकालना क्या था भाई, अबे यार एलॉय को ऊपर रखना था और कॉपर को नीचे रखना था। चलो, तो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं यहाँ से इधर, और हम इसको यूँ बनाते हैं कि डायमीटर स्क्वायर एलॉय डिवाइडेड बाय डायमीटर स्क्वायर कॉपर इज इक्वल्स टू आपके पास 2 हो गया। ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो आपके पास √2 बन जाएगा और आंसर आ गया ए। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक और हो गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं 34। 3 आइडेंटिकल फिलामेंट लैम्प्स PQR। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये फिलामेंट लैम्प आइडेंटिकल है, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, द फिलामेंट वायर इन लैम्प Q ब्रेक्स। ये कहानी यहाँ पर ख़राब हो गई, सो दैट इट नो लॉन्गर कंडक्ट्स। अच्छा भाई, आगे जाने से पहले हम इनिशियली क्या कहानी चल रही थी पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है भाई, तो इनिशियली हमारे पास जो स्टोरी चल रही थी वो ये कि P और Q दो रेजिस्टर्स दो आइडेंटिकल लैम्प्स या दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो P एंड Q जो है वो कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है। और पैरेलल में आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाती है। तो रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाती है। अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हों तो उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है। अब मेरा बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं और इनकी रेजिस्टेंस आपके पास हाफ है। ठीक है, क्योंकि 3 बल्ब हैं और तीनों बल्ब की रेजिस्टेंस, देखो मैं अलग से एक काम करके बना देता हूँ कि देखो ये तुम्हारे पास ये बैटरी आ गई और ये एक रेजिस्टर है
जिसकी रेजिस्टेंस है R/2, ठीक है, और ये एक और रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R। अब आई थिंक ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो R/2 मेरे पास, ये जो R/2 है, ये इन दो को मैंने मिला के एक रेजिस्टर बनाया है, और मेरे पास ये जो R है, ये मेरे पास ये पूरा रेजिस्टर है, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में आपने ओ लेवल्स में भी किया होगा कि वोल्ट, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। इन अदर वर्ड्स, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो आर जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा, और R/2 जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कम होगा। अगर रेजिस्टेंस हाफ है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वोल्टेज अक्रॉस पी क्यू वो भी आपके पास कम होगा। तो ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं कि एंड वोल्टेज अक्रॉस पी क्यू ऑल्सो हाफ। अगर वोल्टेज कम है तो लेस ब्राइट होगा, ब्राइटनेस आपके पास कम होगी, ठीक है। ब्राइटनेस जो है वो आपके पास कम होगी, यानी डिम होगा। अच्छा, अब चलो आगे चलते हैं। अब जो सवाल था वो ये था कि द फिलामेंट इन लैम्प क्यू ब्रेक्स। जब फिलामेंट आपके पास क्यू ब्रेक कर गया, ठीक है, सो दैट इट नो लॉन्गर कंडक्ट, तो अब आपके पास क्या हुआ कि करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है, करंट यूं आपके पास चला, ठीक है, और क्यू ब्रेक कर गया तो करंट आपके पास इस तरह से जा रहा है। तो ये अब आपके पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास करंट का पाथ हो गया। तो बेसिकली अब तुम्हारे पास दो रेजिस्टर्स हैं P और R, और दोनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। तो इट मीन्स कि दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो लैंप R पहले ज़्यादा वोल्टेज का शेयर ले रहा था, अब उसको वोल्टेज का शेयर कम मिलेगा, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस पहले पी क्यू की हाफ थी, अब जो है रेजिस्टेंस इसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो पहले अगर समझो इसकी रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स थी और इसकी 1 ओम थी, अब ये 0.5 से अब सिर्फ एक रेजिस्टर रह गया, अब ये भी 1 ओम का हो गया और ये भी 1 ओम का हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो पी के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा तो पी की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और आर को अब वोल्टेज का कम शेयर मिलेगा तो आर की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो P बिकम्स ब्राइटर और R बिकम्स डिमर। तो आपके पास आंसर क्या हुआ, B। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं, विच रेशियो हैज द सेम यूनिट्स एज EMF। जो EMF है, EMF उसकी डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी अपॉन चार्ज, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जो है वो आपसे पूछ रहे हैं चार्ज पर यूनिट एनर्जी ट्रांसफर्ड, नहीं, चार्ज पर यूनिट टाइम ये करंट होता है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, यस आंसर इज सी। डी देख लेते हैं, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, ये आपके पास पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। चार्ज पर यूनिट टाइम यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट के बराबर होता है। चार्ज पर यूनिट एनर्जी ये पता नहीं क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आपके पास सी आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास, अच्छा भाई, ये आजकल जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। मैंने लेक्चर में इसकी डेरिवेशन भी एक छोटी सी कराई थी आपको, और ये कैम्ब्रिज में ऐसा लग रहा है जैसे आजकल फैशन में है, और इससे पिछले वाले ईयर में भी इसने दिया है और वेरिएंट में भी दे रहा है। तो लेक्चर में जिसने लेक्चर को नोट किया हो वो वहाँ जाके इसकी डेरिवेशन देख सकता है, बहुत आसान सी चीज़ है। और व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इस तरह से दे रहा है आजकल सवाल। तो हम पहले सवाल सॉल्व करते हैं। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, अ वोल्ट मीटर एंड 5 फिक्स्ड रजिस्टर्स एज शोन, ठीक है। द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0, ठीक है।
वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0, इट मीन्स आपके पास इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, जब पोटेंशियल सेम होगा और आपको मालूम है कि करंट जो होता है वो आपके पास हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब आपके पास करंट यहाँ से इधर उसी वक्त ट्रेवल करेगा जब ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। अच्छा, अगर करंट यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा तो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। और अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट यहाँ पर नहीं ट्रेवल कर सकेगा। जब करंट ट्रेवल नहीं करेगा तो ये जो इसने लिखा है कि द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0, इट मीन्स कि आपके पास इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो अब इसका कुछ भी नाम रख के वो कर सकते हो। अच्छा, आगे इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपके पास एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि इसको, इन दोनों को आप अज्यूम कर लो कि ये एक रजिस्टर है। ठीक है, और इस रजिस्टर का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। लेट से इस रजिस्टर का नाम, ऊपर आर है नीचे 8 ओम्स है, तो इस रजिस्टर का नाम हम आर टी रख देते हैं। अच्छा बेटा, अब मैंने इस को करने के दो मेथड्स आपको बताए थे। मैंने मेथड्स क्या बताए थे, हम ड्राइव करते हुए पहुंचे थे तो हमने दो तरह से देख लिया था और फिर आप लोग खुद ही, आप लोगों ने कहा था कि सर यूँ भी कर सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो। ठीक है, एक तो आपके पास क्रिस क्रॉस मेथड कहलाता है। क्रिस क्रॉस मेथड, याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपके पास ये वोल्ट मीटर रीड्स 0। वोल्ट मीटर रीडिंग जब 0 होगी तभी ये मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब आपके पास जो क्रिस क्रॉस मेथड है वो आपके पास क्या है, इन दो रजिस्टर्स, जो आमने सामने के दो रजिस्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो और इन दो रजिस्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। अब क्या है तुम्हारे पास, क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय, इस रजिस्टर का नाम हमने आर टी रखा था, याद है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, आर टी की वैल्यू 4 ओम्स आ गई है ना, तो आर टी की वैल्यू आ गई 4 ओम्स। अच्छा, अब मेरा बेटा आर टी की वैल्यू 4 ओम्स आ गई। अब हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं, ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम्स है और हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, पहले मैं लिख देता हूँ। तो 1/4 विच इज़ माई टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/r। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आप इस पे यूजुअली रेसिप्रोकल की साइन लगाएं। क्या मतलब कि आप इसको इस तरह लिख के -1 लिख दें और ये जो माइनस, ये 1/4 लिखा है, इसको जस्ट 4 लिखें तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब आप करें ये जिसमें आपको आसानी हो भाई, कैलकुलेटर में प्लग इन करके r इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/8 और ये रेसिप्रोकल लगा दिया, तो r की वैल्यू आपके पास 8 ओम्स आ गई। तो 8 ओम्स कहीं लिखा हुआ है, यस डी में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, एक तो आपके पास ये मेथड था। दूसरा मेथड मेरा बेटा क्या था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके पास 2 ओम्स और 5 ओम्स हैं, इनका रेशियो, और ये जो आपके पास है इनका रेशियो को इक्वेट कर दो। क्या मतलब कि 2/5 ये और ये, ठीक है, 2/5 इज इक्वल्स टू इसका रेशियो क्या है, आर टी अपॉन, क्या लिखा हुआ है भाईजान, आर टी के बाद क्या लिखा हुआ है 10। ठीक है ना, तो ये, तो देखो वही बात बनेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय आर टी। तो देखो तुम, ये चीज़ और ये चीज़ वही बराबर है, सेम थिंग। ठीक है, बाकी मेथड वही होगा। तो अब मज़ीद बैठ के सॉल्व करने के बजाय और आगे हम चलते हैं। A battery of EMF 6 volts
and a negligible internal resistance. This is connected to a voltmeter and 4 other components as shown. कह रहे हैं कि भाई एक बैटरी लगी हुई है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और आपके पास 1 2 3 4 रेजिस्टर्स आपके पास लगे हुए हैं। द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड बिटवीन एक्स वाई, ये वोल्ट मीटर इसने यहाँ पे लगा के दिखा दिया और ये आपके पास प्लस दिखा दिया और ये माइनस दिखा दिया। इसका क्लियरली मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन के पास ये इस तरह जा रहा होगा करंट। ठीक है, अगर आपने मल्टीमीटर यूज़ किया हो तो बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा करंट के आगे लेट से -4 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ से है। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू ये और नेगेटिव टर्मिनल ये। ठीक है, अच्छा, इनिशियली द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ 4 कंपोनेंट्स इज 1 किलो ओम्स। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इनिशियली जितने भी रेजिस्टर्स थे सबकी रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स थी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, विच चेंज ऑन इट्स ओन विल cause the voltmeter to show a positive reading। कह रहे हैं कि क्या चेंज करूं कि आपके पास जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो आपके पास पॉजिटिव आए। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे। अच्छा भाई, हमने लेक्चर के दौरान ये बात की थी कि आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो बैटरी का जो ये बैटरी है, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमेशा हाई पोटेंशियल पर है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी चीज़ें लगी हुई होंगी वो हाई पोटेंशियल पे होंगी, यानी ये हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। तो इनको हम ज़रा लेवल कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 6 वोल्ट, 6 वोल्ट और ये 6 वोल्ट। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो 0 वोल्ट पर होता है, यानी ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, अब मेरा बेटा इनिशियली उसने क्या कहा कि दोनों रेजिस्टर्स आपके पास इनिशियली चारों रेजिस्टर्स 1 किलो ओम्स पे थे। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे करंट को इस डायरेक्शन में ट्रेवल कराना है, ठीक है, इसको हम लिख के लेते हैं कि करंट हमारे पास हर हालत में इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। अगर करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कराना है तो इट मीन्स कि एक्स जो है वो हायर पोटेंशियल पे हो, तभी करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। और y जो है वो आपके पास लोअर पोटेंशियल पे हो। ठीक है, अगर ये पॉइंट y लोअर पोटेंशियल पे रखना है तो इट मींस कि यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा हो और यहाँ पे कम हो। ठीक है, यहाँ बेशक इक्वली वोल्टेज ड्रॉप करा दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, यानी लेट से जैसे उसने कहा था कि 1 किलो ओम्स के रेजिस्टर्स हैं तो इसको 1 किलो ओम ले लो और इसको भी 1 किलो ओम ले लो। अगर दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं और दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे भी 3 वोल्ट आ गया और यहाँ पे भी 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो मेरा बेटा पॉइंट एक्स पे जो पोटेंशियल हुआ वो हुआ 3 वोल्ट का। तो पॉइंट वाई पर जो पोटेंशियल होना चाहिए ना वो लेस देन 3 वोल्ट होना चाहिए। अब वो 1 वोल्ट कर दो, 2 वोल्ट कर दो, ठीक है, बट लेस देन आपके पास 3 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर पोटेंशियल जो है लेस देन 3 वोल्ट रखना है। तो अब इधर देखो तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एलडीआर, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, थर्मिस्टर। अब हमें ज़रा देखना है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि एलडीआर, एलडीआर ऑप्शंस में देखते हैं कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये थर्मिस्टर की बात कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर की बात कर रहा है, रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को कम करो ऑन द एलडीआर, ये पॉइंट आ रहा है। रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी का मतलब बेटा क्या होता है, देखो लाइट इंटेंसिटी, मैं लाइट लिख देता हूँ बस, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर आपके पास डिक्रीज होती है। इन अदर वर्ड्स लाइट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। तो जब लाइट इंटेंसिटी तुम कम करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर
बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि ये जो एलडीआर है इसके अक्रॉस लार्ज वोल्टेज, ये एलडीआर ज़्यादा वोल्टेज पिएगा, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, ठीक है। जब लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा तो जब ये एलडीआर ज़्यादा वोल्टेज पी लेगा तो कम आपके पास वोल्टेज बचेगा, ठीक है। कम वोल्टेज बचेगा तो आपके पास यहाँ पे लेस पोटेंशियल आ गया। तो जो सी ऑप्शन है वो हमें फिलहाल तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा चलते हैं ऑप्शन ए की तरफ। डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर। मेरा बेटा थर्मिस्टर में भी आपके पास यही होता था कि आपके पास थर्मिस्टर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, मैं TH लिख देता हूँ, वो आपके पास इंक्रीज, यानी दोनों LDR और थर्मिस्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशनशिप पे चलते हैं। तो उसने क्या कहा, डिक्रीज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर बढ़ जाएगी। मेरा बेटा जब रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर बढ़ जाएगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा वोल्टेज पिएगा। अगर ये ज़्यादा वोल्टेज पिएगा तो कम वोल्टेज अवेलेबल होगा इसके लिए, तो आपके पास ये इसकी वोल्टेज ज़्यादा हमें ड्रॉप करनी है ताकि यहाँ पर हमारे पास कम वोल्टेज अवेलेबल हो, ठीक है। यानी ये ज़्यादा वोल्टेज उसी वक्त पिएगा ना बेटा जब यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो, और ये तो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये आपके पास 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास यहाँ पर आपको ज़्यादा वोल्टेज इसको पीने को मिलेगा, यानी लेस वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस किसके, LDR। तो आपके पास ए जो है वो गलत हो गया। बी, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर भाई इसके अक्रॉस तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो यहाँ पे चेक करना था। रिप्लेस द फिक्स रेजिस्टर विद 500 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यहाँ पे चेक करना था। तो सी इज द राइट आंसर। आखिर 38, an alpha particle passes close to a gold nucleus and is deflected through an angle greater than 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ द अल्फा पार्टिकल चेंजेस, अल्फा पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी इस डिफ्लेक्शन की वजह से। अल्फा पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो अल्फा पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो चार्ज जो है हमारे पास वो तो सेम रहेगा, चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी देखते हैं। अल्फा पार्टिकल का मास आपके पास 4u, न्यूक्लियर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन नंबर उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस, मोमेंटम पे आपके पास फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम के अंदर आपके पास हुआ क्या कि डायरेक्शन बेसिकली चेंज हुई है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री ले लो तो डायरेक्शन चेंज हुई है, रीबाउंड करा है। तो मोमेंटम के अंदर आपके पास एक मोमेंटम आपके पास बराबर होता है मास टाइम्स वेलोसिटी के, और जो वेलोसिटी है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन चेंज हो तो वो क्वांटिटी भी चेंज कहलाती है। तो यस, बी इज द राइट आंसर। नाउ बेटा उसके बाद क्या कह रहा है, अ न्यूक्लियस यूरेनियम 23892 डीके इन स्टेजेस बाय emitting alpha particle and beta particle eventually forming a nucleus of Pb, ठीक है। How many alpha particles and how many beta particles are emitted during the decay। अच्छा, तो यूरेनियम था, उसने पहले अल्फा पार्टिकल एमिट किया, अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद कोई एलिमेंट आपके पास फॉर्म हुआ, फिर उस एलिमेंट ने आपके पास जो है बीटा पार्टिकल एमिट हुआ और फाइनल हमें क्या मिला, पीबी। तो मैं ये आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो तुम्हारे पास स्टेज 1 को हम 1 करके लिख लेते हैं, ये यूरेनियम है, ये क्या है तुम्हारे पास 238 और 92, और ये कन्वर्ट हो गया आपके पास एलिमेंट ई के अंदर, ठीक है, और प्लस आपके पास एक अल्फा पार्टिकल आया। अल्फा पार्टिकल का मास नंबर होता है 4 और प्रोटॉन नंबर हो गया 2, ठीक है मेरे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में उसने क्या कहा आपको, नेक्स्ट स्टेज में उसने कहा कि जो एलिमेंट ई फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये फर्दर डीके हुआ और आपके पास क्या बना, पीबी,
ठीक है। और पीबी की जो आपके पास बनी थी वो 206 और 82 और उसके साथ बीटा पार्टिकल आपके पास बीटा माइनस हुआ था। तो बीटा आपके पास 0 - 1। वो आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल कितने हुए। तो मेरा बेटा एक चीज यहां पे देखो कि बीटा पार्टिकल के अंदर मास एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल के वक्त मास नंबर डज नॉट चेंज। ठीक है। तो जो मास यहां पर है 206 और ये 0, तो यही मास यहां पर होगा। ठीक है। तो यहां पे हम 206 लिख लेते हैं और इस 206 को मैं इधर लेकर आ जाता हूं। ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक चीज तो मेरे पास बन गई। ठीक है, 206 तो 238 से मुझे 206 पे उतरना है। ठीक है। तो मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो या तो 8 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए या 16। तो अगर मैं 8 अल्फा पार्टिकल एमिट आउट कराऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8। ठीक है। तो मेरा बेटा ये देखो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 32। ठीक है। और 238 हमारे पास यूरेनियम था, उसमें से 32 माइनस कर दो तो 8 में से 2 कम करो तो तुम्हारे पास 6 बना और 3 3 0 बना और 206। तो यस, ये देखो 206 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो इसके लिए 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे पास 92 था, इसमें से तुम 16 माइनस कर दो तो 12 में से 6 6 बचा और ये और क्या 76। तो तुम्हारे पास कितना आया 76। ये 76 तुमने यहाँ पे लिख दिया, तो इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ रही है। अच्छा, अब ये 206 और आपके पास 76 आपने यहाँ पे लिखा, तो 76 से 82 पे जाना है, तो इट मीन्स कि 100% 6 बीटा पार्टिकल्स तुम्हारे पास निकले हैं। ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करके भी देख लो, ये -6 और 82, तो 82 में से 6 माइनस करो तो तुम्हारे पास 76 आता है। तो ऑप्शन तुम्हारे पास क्या बना, ए। ठीक है। Now, which list of particles only contains fundamental particles? Fundamental particles कौन से होते हैं जो फर्दर आप नहीं तोड़ सकते, उनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर पीसेस, सेगमेंट्स जो भी होते हैं। तो अब ये आपको याद करना होगा। तो आपके पास जो लैप्टॉन, कॉर्क्स एंड पॉजिट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये हमारा जो आखिरी लेक्चर हुआ था पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर, ये उसमें मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी। तो ये हमारे पास आखिरी सवाल था नवंबर 2022 पेपर 1-1, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ।